अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के बायकॉट के ऐलान के बाद बनने वाली सूरत हाल की, जो कि एक सस्पेंस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात गुज़श्ता रात ख़त्म हो गए, जिसके बाद अगले चंद रोज़ इस तनाज़ुर में अहम हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक पाक भारत क्रिकेट मैच का बायकॉट बरकरार रखने या इसको वापस लेने का हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जो कि अगले चंद रोज़ में मुतवक्को है। मीडिया ज़राए का यह भी दावा है कि मैच बायकॉट का फैसला वापस लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के सामने कुछ शराइत रख दी हैं, जिनमें T20 वर्ल्ड कप की आमदनी में से बांग्लादेश को हिस्सा देने और किसी एक ICC इवेंट की मेज़बानी भी बांग्लादेश को दिए जाने के मुतालबात शामिल हैं। क्या वाकई पाकिस्तान अब अपने बायकॉट के फैसले पर नज़रसानी कर सकता है या ICC की शराइत मानने से इनकार कर देगा? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट और सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जो ICC और बांग्लादेश में बातचीत चल रही है उसके बाद बता दिया जाएगा कि क्या होने जा रहा है। सर, इन योर ओपिनियन क्या होने जा रहा है और क्या बांग्लादेश और ICC में कोई पैचअप होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन। दरअसल मामला ये है कि कल जिस तरह से एक मीटिंग हुई, ICC के डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा आए, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी मौजूद थे, तो ये तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। और इस मीटिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया। अब इमरान ख्वाजा साहब गए वापस दुबई। अब वो जो है ICC के चेयरमैन जय शाह साहब को और बाकी ICC के लोगों को ये सारी चीजें पेश करेंगे और ICC उस पर क्या रिएक्ट करता है, उसके बाद हिल कम बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो बताएंगे और फिर उसके बाद कोई फैसला होगा। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में कह चुके हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की वजह से भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। अभी आइंदा 24 से 48 घंटे अहम है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान भारत से मुकाबला करेगा, लेकिन पाकिस्तान का सारा फोकस कल के मैच पर है जो USA के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से बर्फ पिघली है कि ICC ने अपने वफ्द को भेजा यहाँ बातचीत के लिए, वरना 1 फरवरी को जब पाकिस्तान के वजीर आजम का एक एक्स पे मैसेज आया कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, उसके एक ही घंटे के बाद ICC ने रिएक्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से अपने प्रेस रिलीज में धमकी भी दी कि सैंक्शन भी लग सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है क्रिकेट को। लेकिन फिर उसके बाद सन्नाटा रहा और उसके बाद अब तकरीबन 8 दिन के बाद ICC ने कोई एक्शन नहीं लिया। 8 दिन के बाद ICC ने बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रखी और उन्होंने इमरान ख्वाजा को भेजा कि वो जाकर बात करें। जय शाह के बड़े करीबी आदमी है। अब वो यहाँ से सारी सजेशंस लेकर गए हैं। अब देखना ये कि ICC इस पर क्या रिएक्ट करता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या रिएक्ट करता है। मिर्ज़ा साहब, आज चेयरमैन PCB ने भी कह दिया है कि ICC खुद चलकर हमारे पास आए और अगर कोई खुद चलकर पास आ जाए तो बहुत सारी बातों को भूल जाना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इशारा दे दिया गया है कि जी वो अपना फैसला वापस भी ले सकते हैं? जी हाँ, आपने जिस तरह खुद मेंशन किया सुजैन के बहुत सारी बातों को भूल जाना चाहिए, तो इट मीन्स कि ये एक सिग्नल है। और मेरे भी जो जराए वो ये बताते हैं कि 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत के मैच होने के 80% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान भारत एक दूसरे से टकराएंगे इतवार वाले दिन। तो आप देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी हमें अपने आप को भी तो सामने रखना है ना कि हमारी हुकूमत कह चुकी है कि हम नहीं खेलेंगे, उसके बदले में ICC हमें क्या दे रहा है, ICC बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या दे रहा है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की ICC से कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए, जो उनकी पार्टिसिपेशन फी है वो दी जाए और उनके जो एनुअल फंड्स हैं उसको कटौती ना की जाए। उन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी उनको तजावीज़ पेश की और फिर 2031 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो भारत और बांग्लादेश में होना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज़ भी पेश की कि कंपनसेशन के लिए बांग्लादेश को ज़्यादा मैचेस दिए जाएं और पाकिस्तान के मैचेस जो है वो बांग्लादेश में कराए जाएं। सही। तो सर, आपको लगता है कि ICC जो है वो बांग्लादेश को कंपनसेट करेगा? बज़ाहिर यही लग रहा है। देखें, बांग्लादेश ने सुजैन जो खामोशी इख्तियार की थी कि जब उनको बाहर कर दिया गया T20 वर्ल्ड कप से, स्कॉटलैंड को ले आए, तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने कोई ज्यादा शोर नहीं मचाया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ICC के इस फैसले को, जिसको ICC ने भी जो उनके मुझे जराए बताते हैं एक्नॉलेज किया। लेकिन अब देखना ये
है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से आईसीसी क्या करता है, क्योंकि एक विमेन का भी वर्ल्ड कप होना था जो बांग्लादेश के हालात की वजह से दुबई शिफ्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आईसीसी एक ऐसी बंद गली में जा चुकी है कि जहां से उसको एक ना एक फैसला करना होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर जो माली नुकसान होगा वो आईसीसी, न सिर्फ आईसीसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा बल्कि एसोसिएट ममालिक को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिनकी जो फंडिंग है वो आईसीसी करती है। तो बहुत सारी चीजें, जय शाह साहब खुद तो सामने आ नहीं रहे, उन्होंने इमरान ख्वाजा को भेजा जो उनके बड़े करीबी साथी हैं, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के वो चेयरमैन हैं, और उसके अलावा वो लॉयर भी हैं और वो बड़े मशहूर हैं कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एज अ लॉयर उन्होंने खासी शोहरत हासिल की है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती। सही सर, अब जो यूएई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का कितना प्रेशर था पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने में? देखें, यूएई का तो प्रेशर तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर था कि उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई कि 3 मार्च 2009 के बाद से जब श्रीलंकन टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ तो मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने स्टेडियम दिए। पाकिस्तान के सारे मैचेस 2009 से 2015 तक वही होते रहे। तो उन्होंने इस बात को भी याद दिलाया, क्योंकि वो भी एसोसिएट मुल्क है यूएई, उसकी भी फंडिंग की कटौती होगी। और श्रीलंका की जहां तक बात है कि श्रीलंका टूरिज्म, जब से वो बैंकक्रप्ट हुआ उसके बाद से टूरिज्म की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी चल रही है। और अभी जो पाकिस्तान भारत का मैच होना था, 10,000 से ज्यादा कमरे भारतीयों ने बुक कराए श्रीलंकन होटल्स के। जो कमरा $200 का था वो $1,200 का हो गया। उसके अलावा दीगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी, फ्लाइट्स आनी थी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी कि जो होनी थी, एयर टिकट था, फिर टैक्सी वाले थे। तो इकोनॉमिकली श्रीलंका को झटका लग रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, खत लिखा कि जी हमें भी इकोनॉमिकली बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप प्लीज कंसीडर करें। और उन्होंने उसमें यह भी याद दिलाया पाकिस्तान को कि जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था उसके बावजूद श्रीलंका ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजी। और गुज़िश्ता साल नवंबर में जब इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ था कचहरी के बाहर, तो श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने याद दिलाया कि हमने, और मोहसिन नकवी साहब ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से बात की और उसके बाद श्रीलंकन टीम का टूर जारी रहा। तो उन्होंने ये बात भी याद दिलाई कि हम आपका भी साथ देते रहे, इस वक्त आप हमारी इकोनॉमी को देखें, हमारा भी साथ दे। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। अब देखिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। सही सर, आपने कहा कि 80% चांसेस हैं मैच होने के। आईसीसी इसमें कितनी लचक दिखाएगा, क्योंकि आईसीसी तो इंडिया के इन्फ्लुएंस पे ज्यादातर देखा गया है, तो वो कितनी हमें इसमें एक ग्रेस देगा या एक लचक दिखाएगा? देखिए, आईसीसी को सुजैन लचक दिखानी होगी, क्योंकि इस वक्त माली नुकसान है। तकरीबन ओवरऑल अगर हम देखें तो $500 मिलियन पाकिस्तान और भारत के मैच से जनरेट होते हैं, जिसमें $250 मिलियन तो ब्रॉडकास्टर्स के हैं। तो अगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आईसीसी को बड़ा धचका लग सकता है अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता। तो तभी तो भारतीय जो है पीछे लगे हुए ना, वरना आपको याद होगा कि जब हमने मई में उनके राफेल तैयारे गिराए थे तो भारतीय मीडिया, भारतीय सियासतदान शोर कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात खत्म कर दो। लेकिन क्या हुआ, एशिया कप में भारतीय टीम आई, इतनी ज्यादा मुखालफत के बावजूद उस वक्त तो वो खेलने के लिए आ गए थे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे थे ताल्लुकात खत्म कर दो, अब कह रहे हैं कि खेलो, जबरदस्ती खेलो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, जिस तरह से एशिया कप के 3 मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ, उसको देखते हुए आई बॉल बहुत ज्यादा थी, पैसे बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्टर ने कमाए। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखा है उन्होंने। और मेरे ख्याल में ये देखते हैं कि आईसीसी के लिए ये डिसीजन कितना अहम होता है। अच्छा सर, अगर मैच होता है तो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारी जीत के कितने चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान और भारत का जब भी आईसीसी इवेंट्स में मुकाबला होता है, भारत फातेह रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला नीदरलैंड के खिलाफ, उस मैच में लोगों की सांस अटकी हुई थी। अगर राना फहीम अशरफ वो बैटिंग न करते, 11 गेंदों पर 29 रन न बनाते, तो बड़ी मुश्किल होती। अब पाकिस्तान का अगला इंपॉर्टेंट मैच कल यूएसए से है। ये वही यूएसए है जिसने 2024 में पाकिस्तान को सुपर ओवर में डैलस में हराया था पहली मर्तबा। तो यूएसए को आप आसान ना नहीं, अभी तो वो भारत के भी गले पड़ गया था अगर सूर्या कुमार यादव 80 रन से ज्यादा की इनिंग्स न खेलते। तो पहले तो पाकिस्तान का मुकाबला यूएसए से है। यूएसए का मैच जीते, हमारी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, और फिर भारत के खिलाफ जब जाए तो आपकी बेखौफ होकर खेलें, फियरलेस क्रिकेट खेलें। वरना माजी में हम थोड़ा सा दबाव का शिकार है, और एशिया कप का फाइनल भी हम जीत सकते थे, वो तो आखिरी ओवर में अगर रन्स न बनते। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान
पाकिस्तान टफ टाइम दे सकता है, जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है कि ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हमने अपने ग्राउंड्स पर हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 सीरीज जीते। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये क्रिकेट है, इसमें कोई भी टीम कुछ भी अपसेट कर सकती है और पाकिस्तान एक मजबूत और मुतवाज़िन टीम है। मुझे उम्मीद है, और जज्बा ही डिफरेंट होता है सुजैन, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो जज्बा डिफरेंट होता है, तो मुझे उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। सर एक और चीज़ बताइएगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाबर आजम 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, लेकिन इस वक्त वाकई में वो आउट ऑफ फॉर्म है। एक तो उनका नंबर जो है 1 डाउन से वो चौथे नंबर पर आ गए, फिर वो उनका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, फिर जो बिग बैश में वो खेले, बिग बैश में भी उनका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम रहा। ऑस्ट्रेलिया में रन सिर्फ 2 ही 50 उन्होंने किए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान में बहुत कम सुपरस्टार पैदा हुए। बाबर आजम यकीनन 2015 से 2025 तक 10 साल के अरसे में उन्होंने रूल किया इंटरनेशनल क्रिकेट की रेटिंग्स पर भी। तो मैं समझता हूं कि मेंटली वो थोड़े डिस्टर्ब हैं। अगर उनको एक आध मैच में आराम करा के किसी और को मौका दिया जाए और बाबर आजम अपना फुल फोकस करें तो कोई वजह नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम न दे सके। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि मिर्ज़ा साहब ने एक प्रेडिक्शन कर दी है कि पाक भारत मैच होने के 80% चांसेस हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। और अब प्रोग्राम में बात होगी बसंत की, कि जिसकी बाज़गश्त इवेंट के ख़त्म होने के बावजूद थमने में नहीं आ रही। लाहौर में मुसलसल 4 रोज़ तक जारी रहने वाली बसंत के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सिर्फ डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त की मद में 2 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस हुआ है। और अगर इसमें खाने पीने और लोगों के ट्रैवल करने के अखराजात भी शामिल कर लिए जाएं तो बसंत पर होने वाले कुल कारोबार का अंदाज़ा 4 से 6 अरब रुपए लगाया जा रहा है। बसंत पर लाहौरियों का जोशो खरोश देखते हुए पंजाब हुकूमत ने खसूसी तौर पर इसका दौरानिया आज सुबह 5 बजे तक बढ़ाया ताकि आवाम को मज़ीद तफरीह का मौका मिल सके। बसंत का हालिया इवेंट रहा और इससे मकामी इकॉनमी को कितना बूस्ट मिला, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर की मशहूर समाजी शख्सियत और सोशल लाइट मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, क्या लाहौरियों ने बसंत बनाई है? हमें तो देख के इतनी एक्साइटमेंट हुई और हमें लगा कि हमने इसको मिस कर दिया है। लेकिन आप बताइए, जो लाहौरियों का जज्बा था, आपको इसी जज्बे की उम्मीद थी या ये उससे भी ज़्यादा आपकी तवक्को थी? मैंने तो अपने हर इंटरव्यू में कहा, खास तौर पे मैंने जो हमारे जो जेनजी हैं, ये जो यंग जनरेशन है, तो मेरे ख्याल मैंने कोई कितने इंटरव्यूज दिए होंगे, ऑलमोस्ट मैंने कुछ 70-80 इंटरव्यूज किए होंगे डिफरेंट चैनल्स में, जिसमें BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क टाइम्स, जो सब हर चीज़ थी उसमें। मैंने यही कहा था कि जो जेनजी हैं हमारे, उनको एक इतना बड़ा एक अमेजिंग खूबसूरत शौक उनको मिलेगा, क्योंकि जब वो बसंत को देखेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि हमने तो लाहौर को कभी ऐसे देखा ही नहीं है। ये कैसा लाहौर है? द होल सिटी इज चेंज्ड, इट्स होल मूड, इट्स एवरीथिंग चेंजेस, यू नो, everybody is in such a festive mood, the entire city is in a festive mood, and when you go up on the roof, जब आप छत पे जाते हो, आप देखते हो कि हजारों लाखों लोग अपनी छतों पे, और इस दफा तो सिर्फ पुराने शहर में नहीं बल्कि जो उससे साथ जो एरिया जुड़े हैं, जिस तरह गवाल मंडी और मोनी रोड, दाता साहब, एंड राइट अप टू इकबाल टाउन और जौहर टाउन, यानी कि वहाँ भी इतनी ज़बरदस्त बसंत हुई है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मुझे लोग पूछते रहे कि जी गुडियों की कीमत जो है वो ज़्यादा है, लोगों को नहीं मिल रहे, पिन्ने नहीं मिल रहे, डोर नहीं मिल रही। मैंने कहा तुम बस बसंत का इंतज़ार करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या किस लोगों ने किसी ना किसी तरीके से, कुछ पुरानी लोगों के पास डोरें पड़ी हुई थी, पुराने पिन्ने पड़े हुए थे, उन्होंने उसी को जिस तरह की चरखियों पे उनके पास थी, उन्होंने वही जो डोरें थी वो पिन्नों पे लपेटी, और अगर वो डोरें कॉटन की थी तो वो तो लिपट जाती हैं, तो जो डेंजरस डोरें होती हैं ये केमिकल, वो नहीं उस पे जाती। तो लोगों ने इस चीज़ का भी एहसास किया और लोगों ने बड़ा इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी का सबूत दिया। और मैं खुश हूँ कि हमारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उन्होंने SOPs को बहुत अच्छे से देखा, रॉड लगाया जो आपको, क्योंकि देखिए जितनी भी अमवात हुई हैं पिछले 20-22 साल में, बसंत बैन होने के बाद भी काइट फ्लाइंग होती थी और लोगों की डेथ्स इस तरह होती थी। तो
वो सारी की सारी जो है वो मोटरसाइकिल पे हुई है, सब मोटरसाइकिल पे, और 9.9%। तो वो अगर आप छोटा सा एक ये रॉड लगा लें तो आप 100% सेफ होते हैं, फिर आप जहां मर्जी निकल जाएं, बच्चों को भी बिठाएं, जो मर्जी करें, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो इस चीज का सबूत दिया है, और मेरा ख्याल है कि गले कटने से कोई भी डेथ नहीं हुई। जो 2 डेथ्स मुझे मालूम पड़ा है जो हुई हैं, एक कोई साहब थे जो उन्होंने किसी काइट के पीछे किसी इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ गए, बिल्कुल अच्छी खासी उम्र के, ही वाज अबाउट आई थिंक 21 और 22। तो उन्होंने वहां गुड्डी पकड़ने की कोशिश की और उनको झटका लगा एंड ही पास्ड अवे। इट्स वेरी सैड। फिर एक साहब जो थे वो तालिबन, मुझे कोई बता रहा था, एक जर्नलिस्ट ही बता रहा था कि शायद कोई जर्नलिस्ट थे जो नीचे गिरे हैं छत से। बिल्कुल, लेकिन ये भी वो हादसे हैं जो डोर की वजह से नहीं हुए, डोर की वजह से नहीं हुए। अब देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता था कि डोर का जो हादसा है ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पतंग से, मैं अपने बच्चे को लेके मोटर बाइक पर बिठा के मैं जा रहा हूँ और उसकी गर्दन कट जाए, तो ये किसका कसूर है? और उस बंदे का तो है ही कि जो इस किस्म की नाकस डोर जो इस्तेमाल कर रहा है, उसका भी कसूर है जो उसको बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि पहले जब शुरू में इस तरह की चीजें हुई तो गवर्नमेंट को भी इस चीज का इल्म नहीं था, एंड दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। वो पैनिक में जो ये इस चीज को, इस सारे फेस्टिवल को बैन कर दिया गया। बिल्कुल सर, आपने तो आज भी येलो कलर पहना हुआ है, मतलब बसंत गुजर गई है, आपने आज भी येलो कलर पहना हुआ है, तो ये आप हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं कि लाहौर वाले अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी बसंत मना रहे हैं? नहीं, मैंने थ्रू आउट बसंत येलो कलर नहीं पहना। आज ये मैं अभी जिम से आया हूँ तो मैंने शावर लेके चेंज किया, तो यही जो टी शर्ट सी बाहर रखी हुई थी तो मैंने यही पहन ली। अच्छा सर, हमने देखा कि इस दफ़ा सिर्फ आसमान पे पतंगे नहीं थी, हर जगह पे जश्न का समा था, चाहे वो फूड स्टॉल्स हो, फूड स्ट्रीट हो, लोगों के कपड़े हो। ओवरऑल देखा जाए तो एक इतना खूबसूरत ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है और हर तरफ रोशनी है, रंग है। सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि लोगों ने SOPs को जो फॉलो किया है। आप क्या कहेंगे इस पे? पूरे किए हैं जी, बिल्कुल। मैंने सबसे ये भी बात मैंने हर इंटरव्यू में की थी कि देखो लाहौरियो, ये तुम्हारा फेस्टिवल है, बड़ी कोशिश बाद, इतनी तगो-दौ के बाद, एंड आई मस्ट से दैट द फुल क्रेडिट गोज टू मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने ये इस बसंत को जो है ही वाज द पर्सन बिहाइंड इट, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये फेस्टिवल दोबारा इसको रिवाइव करें। और फिर पंजाब की गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने और सीनियर मिनिस्टर ने इस एफर्ट करके तो इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट की। और मैं देखा है खुद कि हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, कमिश्नर, DC, जितने भी हमारे ACs थे, पुलिस चीफ, everyone was on spot कि भी हमने इसको सक्सेसफुल करना है। तो ये हुकूमत अगर कोई चीज़ चाहे, मुझे दुख इस बात का है कि 20 साल पहले क्यों नहीं इस तरह का स्टेप लिया गया कि आप इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाते। अगर ये स्टेप लिया जाता है तो इस वक्त 20 साल के बाद आप देखते कि ये इससे भी बड़ी बसंत होती, और ये एक मल्टी बिलियन डॉलर का ये एक रेवेन्यू जनरेट होता। अभी भी तो कोई कह रहा है कि जी 10 बिलियन, 1 बिलियन, 4 से 6 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है जी। 4 से 6 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। आपको लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ लाहौर में जनरेट हुआ है? 4 से 6 अरब, ह्यूज अमाउंट। 1 बिलियन की तो सिर्फ काइट्स ही बिक गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि जितनी बसंतें हुई हैं, खाना पीना, कपड़े, देखें ना, ये पैसा जो है बिल्कुल नीचे तक गया है। जो दुपट्टे रंगने वाला है, जो ठेला लगाने वाला है, जो फ्रूट बेचने वाला है, जो कबाब लगाता है किसी शहर के अंदर, जो हर बंदे ने इस पे उसकी कमाई हुई है। कुछ लोगों ने छतें अपनी बेची हैं, 2-2 लाख, 2.5 लाख। सर, कमरे नहीं मिल रहे थे लाहौर में, सारे होटल्स बुक थे, सारे बुक थे। पहले एक जमाने में तो सिर्फ लाहौर में सिर्फ 3 बड़े होटल थे, अब तो 300 होटल हैं लाहौर, और वो सारे बुक थे सर। और आप देखें कि कोई 22-22, 23-23, 24-24 फ्लाइट्स लाहौर के अंदर आई हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि इन 3 दिनों में 9 लाख गाड़ियां लाहौर के बाहर से लाहौर में एंटर की हैं, गुजरावाला से, बाकी सारे पंजाब से। और आपको पता है कि बड़े जो हमारे फैसलाबाद के और गुजरावाला के और सियालकोट के जो हमारे जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने तो आके फिर करोड़ रुपए की भी छत खरीद ली है। और उन्होंने फिर आके अपने दोस्तों को, अहबाब को, लोगों को इकट्ठा किया। फिर देखें आपके टेलीविजन जो चैनल्स हैं
उन्होंने प्रोग्राम किए। अब ये कहाँ कहाँ नहीं पैसा गया, आपके आर्टिस्ट को गया, आपके म्यूजिशियंस को गया, उससे जो आपके इंजीनियर्स को गया। ये तो अगर आप हिसाब लगाएंगे आप, तो ये बिल्कुल ये मेरा अपना अंदाजा ही है कि कम से कम कोई 12-13 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यही बात होती है, रेवेन्यू जनरेशन ही ये। और अभी तो वो टूरिस्ट आया ही नहीं, वो गोरा नहीं आया जिसको हम चाह रहे हैं कि जो सारी दुनिया में जो फिरते हैं जो लोग। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक दफा कोई पाकिस्तान आ जाए से वो इतना, वो क्या कहते हैं, उसका माइंड और हार्ट चेंज हो जाता है पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल। अभी तो ये पसंद है, हमारे पहाड़, हमारा नॉर्दर्न एरिया, हमारा सिंध, हमारा बलूचिस्तान, इतने यहाँ टूरिज्म कमाल का आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ थोड़ा सा मसला ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी का भी है। सिक्योरिटी का मसला है, कुछ लैक ऑफ एजुकेशन भी है कि हम बहुत सी चीजों को पॉजिटिव यूज करने के बजाय नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं, जैसे केमिकल वाली डोर होगी और इस किस्म की चीजें। हमारा इतना कसूर नहीं है। ये जो क्या कहते हैं, जो मीडिया है ना, ये मीडिया भी जो वर्ल्ड मीडिया है, अब देखिए सारा जोश क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया यहाँ सारी दुनिया में, और वो पाकिस्तान को कभी भी दे वुड नेवर लाइक टू सी अ हेल्दी पाकिस्तान। फिर हिंदुस्तान भी है, उनका मीडिया भी, वो उनको कोई चीज, मेरा मतलब हमेशा पाकिस्तान का एक नेगेटिव ही दिखाते हैं, कोई पॉजिटिव साइड दिखाते ही नहीं है बिल्कुल। ये तो कई दफा जो आते हैं लोग वहां से, कुछ जर्नलिस्ट आते हैं, कुछ मैं वीलॉग देखता रहता हूँ, इतने अप्रिशिएटिव होते हैं पाकिस्तान के बारे में, ये कोई हद नहीं। तो ये हमें ये चीज चाहिए। अब मैं आपको एक और टिप दूं, अगर किसी को ये सेंस हो, और मैं सिंध गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहा हूं इस वक्त, तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो उर्स है वो इतना बड़ा एक सूफी मेला बन सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी एफर्ट करके को 5-6 वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जिस तरह के फॉर इंस्टेंस मैडोना है या और बड़े आर्टिस्ट हैं गाने वाले, एक दफा आपने उनको 3 दिन के लिए वहां लाना है, और वहां कम से कम कोई 300-400 म्यूजिशियन जो है, सूफिक म्यूजिशियन, क्योंकि वेस्ट मरता है सूफिक म्यूजिक पे। आपकी कोई म्यूजिक उनको इतनी अपील नहीं करती, वो किसी को नहीं जानते यहाँ पाकिस्तान में। वो नुसरत फतेह अली खान को जानते हैं और वो आपदा परवीन को जानते हैं, ठीक है। और वो उसकी म्यूजिक जो है उनको बहुत, आपका शायद इल्म ना हो, लेकिन किंग चार्ल्स जो है और उनकी वाइफ, वो दोनों इतने क्या कहते हैं सूफिक म्यूजिक को पसंद करते हैं। और इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि जब वो यहाँ एज आए थे, यहाँ विजिट उन्होंने की थी व्हेन ही वाज द क्राउन प्रिंस एंड हिज वाइफ, तो उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो भाई थे मार्क शैंड, वो मेरे इमरान के थ्रू मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे पास आके 2-3 दफा वो ठहरे, ये मतलब शिकारी भी थे वो। तो मुझे वो मिली वहाँ इस्लामाबाद में, उनका जो हाई कमीशन थी, उन्होंने एक रिसेप्शन दी हुई थी, तो वहाँ तो मैंने उनसे, तो शी सेड टू मी, शी सेड, यू नो, आई थॉट कि आई वुड गेट टू लिसन टू अ लॉट ऑफ सूफिक म्यूजिक हियर, यू नो, एंड उन्होंने यहाँ उसको कोई पॉप म्यूजिक उनको सुना दी। अब कितनी जुल्म की बात है, हम खुद ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास क्या चीज है और उस चीज को किस तरह हमें उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो मैंने, बल्कि मुझे याद है उस वक्त जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ का की हुकूमत थी, उनके जो सेक्रेटरी थे, मैंने उनको पर्सनली फोन किया, मैंने कहा खुदा के वास्ते इन दोनों मियाँ बीवी को भेज दे मरी, जो मरी का गवर्नर हाउस है, वहां इनको ठहराएं, इनको रात को दबा के इनको कवाली सुनाए, इनको आपदा भी एप्स, इन्होंने फिर पॉप म्यूजिक सुना दी उनको। मतलब कि हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर भी यू राइट, बड़ी जो हालत है, हमें जिस तरह हिंदुस्तान में देखते हैं, वो अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, वो उनकी पूरी हिस्ट्री उनके पास होती है कि उसको क्या एग्जैक्टली। सर हम अब मुझे ये बताएं कि लाहौर वालों ने तो बड़े अच्छे से बसंत मना ली, ये बसंत हमारे पास कब आएगी, दूसरे शहरों में कब जाएगी? देखें, ये जो है ना, जो लाहौर की बसंत है ना, वो किसी दूसरे शहर में उस लेवल की हो नहीं सकती। सर आप तो हमारा दिल तोड़ रहे हैं। आपको बताऊं, इसलिए कि ये लाहौरियों के खून के अंदर है बसंत। और आपने देखा कि 22 साल के बाद भी जो, मेरा मतलब है, लोगों ने जो नज़ारा दिखाया, और इतने लोग डेस्परेट थे, मैं कहता हूं कि इतने, एक तो वैसे भी इतने डिप्रेसिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं, कोई खुशी का मौका ही नहीं है, तो लोगों को खुश रहने का मौका मिला, लोगों ने दिल खोल के, और लोगों ने सही खुशी मनाई।
खुशी मनाई, और हम खुद भी सारी फैमिली माशाल्लाह हम सब इकट्ठे हुए, हमारे कजन्स भी, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली भी, और इट वाज सच। देखिए ये ऐसा फेस्टिवल है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। बिल्कुल। यहाँ मेरे जो नेबर्स हैं, अब मेरी यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे साथ जितने लोग मोस्टली जो है दे आर एट बेस्ट, बहुत कम है जो मिडिल क्लास होंगे, ज्यादातर लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। अब मेरा नेबर जो है मेरे पास, उसने मुझे आया, मुझे मिलने, कहता मियाँ साहब मैंने खुशी हो रही है। मैं क्या की होया भाई? तो कहने लगा कि मेरा जो ही वर्क्स इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसे मेरा जो बॉस है अपनी फैमिली को लेके मेरे घर आ रहा है पसंद करने के लिए। देखिए उसके लिए उसने कितनी मुझे खुशी की पूछा, बात थी ये। हाँ, उसने मुझे पूछा कि तुम जरूर शहर में रहते हो? उसने कहा मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। So, इस तरह बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत से लोगों के ये बसंत तो फिर बहुत पॉजिटिव रही ना सबके बड़ी लिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिवली ना लें इसको। अच्छा, कोई कह रहा, अभी भी मैं सुन रहा था, कोई वो कह रहे थे कि ये तो लाला हकीकत राय थे, उन्होंने उनकी याद में, अच्छा अब वो किस्सा सुना रहे हैं 1700 कुछ का, और मैं उनको कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते ये बसंत तो 2000 साल पुराना है, आप इसको किस तरह उससे कंपेयर कर रहे हैं? इस बसंत की तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऑपोजिशन ने भी इस दफा बसंत मनाई है, जो हर चीज में से कीड़े निकालती है। इस पे सबसे मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव चीज मौलवियों ने भी बसंत मनाई है जो इसके खिलाफ थे। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये बताएं तो कि नहीं ना रुकते। जी, अब लाहौरियों ने क्या पूरे साल की रिहर्सल कर ली है और अगला इवेंट इससे भी बड़ा होगा या बस इतना ही होगा? नहीं, ये आप इसको इजाजत दें। अभी मैं सुन रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि हम ईद के बाद, फौरन ईद के बाद भी को 2 दिन के लिए काइट फ्लाइंग खोल दें। सही। तो वो भी एक अजीब समा होगा। आप हम सब की ईदियां जो है उधर ही लगेंगी बच्चों की। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने हमें बताया कि लाहौर वालों ने किस तरह जोश और जज्बे के साथ बसंत मनाई। हम उम्मीद करते हैं कि ये बसंत इस्लामाबाद में भी आए और दूसरे शहरों में भी आए, ताकि हम सब इससे एंजॉय कर सकें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज और मुस्तकबिल में किसी मुमकिना एहतजाज की तैयारियों के हवाले से आने वाली खबरों पर बात करेंगे। आज मीडिया ज़राए ने यह दावा किया है कि PTI ने एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर ली है, और इस हवाले से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर भी तैयार कर लिया गया है, जिस पर आज़ादी या मौत लिखा है। ताहम पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस किस्म के किसी एहतजाज के हवाले से इन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है, और साथ ही ये बड़ा दावा भी कर दिया है कि इमरान खान ने कह दिया है कि वो आइंदा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने या चढ़ाई करने का कोई हुक्म नहीं देंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान से पार्टी क़यादत और फैमिली की फौरी मुलाकात करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि दूसरे फरीक को नोटिस दिए बगैर ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हो सकता। आज होने वाली अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। बहुत शुक्रिया हसनात प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हसनात, हमें आप बताइएगा कि 2 मेंबर बेंच में इमरान खान साहिब के आज 13 केसेस लगे, जिनमें एक केस जो था वो उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी गई थी 2023 में, जो कि क्रिमिनल पटिशन 921, 922, 938 थी। इसके साथ साथ उनके वकला ने यह दरख्वास्त भी की कि हमें इमरान खान साहिब से मिलने दिया जाए ताकि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकें। तो एक तो मुझे ये लिविंग कंडीशन जो 2023 में मांगी गई थी, इसके ऊपर कुछ आगाह कीजिएगा, और क्या वकला को कल मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी इमरान खान साहिब से? देखें, एक तो कल सबको हैरानगी हुई, और आज सुबह भी कि ये केसेस क्यों लगे हैं, 13 इकट्ठे केसेस, और इनमें इन्फेक्शस ज़्यादा केसेस हैं, और कुछ केसेस हैं सबको पता था, ऑब्वियस बात थी कि 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक उस केस की समाअत कर सकता है, फिर वो 2 रुकनी बेंचेस के सामने क्यों लगाए? अब तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बर्डन भी नहीं है। ये इस किस्म का ये जानबूझ के किया गया है या क्या वैसे गलती हो गई ऑफिस की तरफ से? बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये वैसे यानी ये 13 जो केसेस थे ये एक मकसद के लिए ही लगाया गया। अब मकसद क्या पोशीदा है वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 13 केसेस और समाज जो वो 15 मिनट से भी ज़्यादा जारी नहीं रही। आज ये हुआ। फिर इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के केसेस थे। जो केस एक था कि जी लिविंग कंडीशन इमरान खान की, वो 2023 का केस, उस पे जो वकील थे इमरान खान के, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जब उसकी तरफ हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, उस पे जो है वो रिटर्न जब वो जवाब मांगा गया है, अटॉर्नी जनरल को भी कहा गया है, रिस्पोंडेंट को भी, और यानी कल
बरोज मंगल को ये अब दोबारा मामला देखा जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या हुकूमत की तरफ से जवाब आता है। दूसरा, लतीफ़ खोसर साहब ने बार बार ये कहा कि मुझे अपने क्लाइंट से मिलना है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल। अब वो उस पे उन्होंने कहा जी कल हम इस तरह आपको डायरेक्शन दे के आप इजाज़त की यानी नहीं दे सकते मुलाकात की, पहले हुकूमत को पॉइंट ऑफ व्यू सुने। अब कल मंगल है, मंगल को वैसे भी एक मुलाकात का दिन होता है। कुछ खबरें तो यही हैं कि अब 8 फरवरी भी गुजर चुका है, कोई इस किस्म का हुकूमत को मसला नहीं है। फिर इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सी खबरें चली हैं, तो मैं भी किसी न किसी को मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाए। तो अब लॉयर्स देखते को हैं कि मुलाकात किसको- करने की इजाज़त मिलेगी या फैमिली को? ये अब देखना होगा कि किसको मिलती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्योंकि जो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट जो वो एक बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, तो अब देखते हैं हसनात, कि मुझे एक चीज़ लॉ के इसमें पॉइंट से बताइएगा कि मुलाकात की इजाज़त क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है या हुकूमत ये इजाज़त देगी? क्योंकि जज साहब ने ऐसा कहा कि जी हुकूमत से पहले जवाब चाहिए। देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हुकूमत बेसिकली जेल मैनुअल में जो एक होता है कैदी से मुलाकात का जो एक तरीकाकार वो है, लेकिन हुकूमत नहीं मुलाकात करा रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी हैं, लेकिन उन पे यानी अमल दरामद नहीं हो रहा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खामोश। सही। सुप्रीम कोर्ट का अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये मामला टेकअप किया है, बज़ाहिर ये भी है कि उनके पास भी जुरिडिक्शन नहीं है। अब सारी जुरिडिक्शन उनकी इस किस्म के मामला की वो आईनी अदालत को चलेगी। तो लेकिन याहिया फरीद साहब बज़ाहिर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए अब ये केसेस लगाए हैं। आज भी सुबह जब वो फोकस सुप्रीम कोर्ट था, तो कल भी यही सुप्रीम कोर्ट फोकस होगा। अब देखते हैं कि सही आउटकम निकलता। अब हसनात, एक चीज़ और बताइएगा कि कुछ केसेस तो इन्फ्रक्चर्स हो गए, कुछ 2 हफ्ते बाद चले गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि साइफर केस जो है वो रीओपन हो रहा है। क्या ये केस रीओपन हो रहा है या इसके ऊपर कोई अपील की गई है? देखिए, आप भी एक कानूनदान है, आपको पता है कि जब क्विटल हो जाए किसी भी हाई कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बड़ा रेयर चांस होता है कि वो क्विटल खत्म हो। साइफर केस एक स्ट्रॉन्ग केस था, लेकिन जिस तरीके से उसको चलाया गया कि जो सजा दी गई वो सारा यानी उस ड्यू प्रोसेस फेयरनेस के तकाजे पूरी नहीं हुई। और इस जो सजा थी इसको जब वो क्वैश किया जस्टिस आमिर फारूक ने, उनकी जजमेंट, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह का साइफर केस यानी चलाया गया ट्रायल। बहुत से लोग कहते थे कि वो एक स्ट्रांग खान साहब पे केस है, लेकिन जो ऑफेंस उन पे बन सकता था उससे बड़ा ऑफेंस बनाया गया, तो केस ही खराब कर दिया। अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जब वो ये दोबारा मामला हो, लेकिन जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है कि जब एक इस किस्म की अपीलें आती हैं तो 3 रुकनी बेंच सुनता है। अब ये 3 रुकनी बेंच के सामने केस है, लेकिन हुकूमत आज बड़ी तैयार थी, और जिस तरह हुकूमत का गलबा है अदलिया पे, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। साइफर में मामला रिमांड भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि हुकूमत की जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम में हुकूमत ने जितनी अदलिया पे मेहनत की है, तो अब अगर ये साइफर का केस भी यानी खत्म होता है, तो ये हुकूमत के लिए सेटबैक भी है। तो देखते हैं अब क्या। असल तो मामला यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जो कमेटी है वो बेंच किस के सामने ये केस लगाती। अगर वो जजेस जो लॉ की एक्सपर्टी रखते हैं वो तो गालिबन इस केस को नहीं, वो कहेंगे ये क्विटल वो कैसे आप ओवरटर्न करें, लेकिन देखते हैं कि कौन से जजेस इस केस को सुनते हैं। बहुत शुक्रिया हसनात हमें आगाह करने के लिए। नाजरीन, अब पता लगेगा कि कल इमरान खान साहिब से उनके वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।